my dear students, myself Sapna Kashyap, and as you all know, we are doing theory portion of national income. You must be aware in class 12 CBSE, national income is a topic of the book Macroeconomics, and we have almost covered all the topics of the book Macroeconomics. We were left with only one topic which we have not covered yet, that was the theory of national income. So students, मैं आपको आज नेशनल इनकम के थ्योरी का थर्ड पार्ट करवाऊंगी. कुछ टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे. आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो पहला टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. सो हु आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री? सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं. एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स वो होते हैं जो 1 ईयर या 1 ईयर से ज्यादा टाइम पीरियड में एक कंट्री में रह रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं लाई करता है. सो द डेफिनेशन एंड द मीनिंग इज दैट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन which resist in a country for more than 1 year and whose economic interest lies in that country. इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में जो कीवर्ड है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट और 1 ईयर है. तो कोई भी एक इंस्टीट्यूशन या एक पर्सन जो एक कंट्री में रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां लाई करता है, उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं. तो अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन उसी कंट्री में अर्न कर रहा है, उसे इनकम का सोर्स वही है और वो स्पेंड भी उसी कंट्री में कर रहा है. तो नॉर्मल रेजिडेंट इट कैन बी इंडिविजुअल्स और इट कैन बी इंस्टीट्यूशंस आल्सो. हम नॉर्मल रेजिडेंट सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही नहीं बोलते, कोई भी एक इंडिविजुअल या एक इंस्टीट्यूशन जो एक कंट्री में ऑपरेट कर रहा है वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इंस्टीट्यूशन और पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. जरूरी नहीं है कि जो एक नॉर्मल रेजिडेंट है वो उस कंट्री का सिटीजन भी है. एक पर्सन कंट्री ए का नॉर्मल रेजिडेंट और कंट्री बी का सिटीजन हो सकता है. Like we all are Indian, we are living in India, so we are citizen of India as well as normal resident of India, because we are earning here, spending here, our economic interest lies in this country. But if in case and one of the Indian, he shift from India to USA for the job purposes and he is living in that country for more than 1 year, from last 2 to 3 years he is living in USA और वो वहाँ earn कर रहा है, वहां स्पेंड कर रहा है, अपने सारे उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूएसए में लाई कर रहे हैं, बट वो यूएसए का सिटीजन नहीं है, सिटीजन वो इंडिया का है. तो ऐसा बहुत जरूरी है, एक पर्सन एक कंट्री का सिटीजन और दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है, बट एक पर्सन 2 कंट्रीज का सिटीजन नहीं हो सकता. ये जरूरी है. अगर किसी पर्सन को यूएसए की, एक इंडियन को यूएसए की सिटीजनशिप चाहिए तो वो इंडिया के लिए एक सिटीजन नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और वो यूएसए का सिटीजन बन जाएगा. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ पर्सन हु इज अ नॉर्मल रेजिडेंट मस्ट बी अ सिटीजन आल्सो. माइंड दिस थिंग. थर्ड इज all the international organizations, that can be anything, WTO, WHO, IMF, World Bank, ये किसी भी कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है. ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो किसी की भी एक कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट के अंडर नहीं आती है. सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक विथ there are a few things I have written on the board. Following persons are not included in normal resident of a country. इनको हम normal resident नहीं बोलेंगे. कौन कौन से हैं? एक तो foreign visitors in the country. एक कंट्री में जो फॉरेन विजिटर्स हैं, कुछ लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मे बी घूमने फिरने के लिए या कभी कभी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मूव करते हैं. अगर मैं अपने किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाती हूँ और मुझे वहां पर 1 या 2 साल से ज्यादा रहना पड़ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 ईयर का टाइम क्रॉस हो गया तो मैं उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बन गई. नहीं, नॉर्मल रेजिडेंट मैं अपनी कंट्री का हूँ बिकॉज मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री में लाई कर रहा है, मैंने अर्न यहाँ किया है,
वहां मैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए विजिट कर रही हूँ। तो कोई भी फॉरेन विजिटर वो किसी भी पर्पस के लिए आ रहा है, वो दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। इसके अलावा हमारे जो जितने भी क्रिकेट या फिर बाकी गेम्स के प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में मूव करते हैं अपने गेम्स के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे, वो अपनी ही कंट्री के सिटीजन और नॉर्मल रेजिडेंट हैं। देन क्रू मेंबर्स जो हैं, जो फॉरेन वेसल्स में काम कर रहे हैं, क्रू मेंबर्स बहुत सारी कंट्रीज की बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं। वो उन कंट्रीज में फॉर स्पेसिफिक पीरियड रहते भी हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो उन कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, ये भी नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आते। देन बॉर्डर वर्कर्स, वो दो कंट्रीज के बॉर्डर पे काम कर रहे हैं और किसी ना किसी काम से वो कंट्रीज का बॉर्डर जो है क्रॉस कर रहे हैं। लाइक वी ऑल आर अवेयर, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो जो लोग बॉर्डर पे रह रहे हैं वो इंडिया से नेपाल किसी काम से रोज काम के लिए जा रहे हैं, या वहां से यहाँ आ रहे हैं, या बांग्लादेश से इंडिया या इंडिया से बांग्लादेश जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर सुबह नेपाल गए तो वो नेपाली बन गए और इंडिया में आए शाम को तो वो इंडियन बन गए, या यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट और वहां के नॉर्मल रेजिडेंट बन गए। नो, they are not a part of normal resident of the other country. They remains a part of our own country, like India only. Then officials, diplomats and the members of armed forces, they all are obviously they are posted for a very long period of time in different countries, but it doesn't mean they are normal resident of that country. इंडिया के अगर आर्म फोर्सेस या कुछ और ऑफिसर्स हैं या डिप्लोमेट्स हैं जिनकी पोस्टिंग इंडिया से बाहर, मे बी पाकिस्तान, मे बी यूएसए, मे बी कनाडा, न्यूजीलैंड, किसी और कंट्री में 5 या 6 साल से है, तो वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। रीजन, बिकॉज द सैलरी विच दे आर गेटिंग इट इज कमिंग फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। तो उनका जो इनकम का सोर्स है वो इस कंट्री से आ रहा है, तो इसलिए वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, उस कंट्री के लिए वो एक विजिटर ही है। सो स्टूडेंट्स, ये लोग काउंट नहीं होते, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट में क्या काउंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक कंट्री के लोग हैं जो अपनी कंट्री में रह रहे हैं, तो वो अपनी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट भी हैं और साथ साथ में वो अपनी कंट्री के सिटीजन भी हैं। या फिर कुछ लोग जो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करते हैं इनकम पर्पस के लिए, जॉब के लिए, और वहां वो 1 साल से ज्यादा रहते हैं और वहां अर्न करते हैं और ऑब्वियसली वहीं स्पेंड कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, तो वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। या फिर वो लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, तो वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी, if I talk in simple language, तो simple layman और simple person will call domestic territory as a political boundary or political perimeter of a country. हमें एक नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में लगता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है जो इंडिया का मैप है और उस मैप के अंदर जो भी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। बट इकोनॉमिक्स में हम डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक टेरिटरी और इसका मीनिंग इट इज मच वाइडर देन द पॉलिटिकल बाउंड्री। पॉलिटिकल बाउंड्री से भी आगे बहुत ज्यादा डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग होता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है? इट इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी, ये हमें पता है, मतलब जो हमारे ज्योग्राफिकल मैप में आ रहा है। तो ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने जो हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी फिक्स की हुई है वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है, विद इन विच द पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। मतलब कि हमारी वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी जिसे एक कंट्री की गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, जहां हम इजीली फ्रीली मूव कर सके, पर्सन्स बिना किसी परमिशन के मूव कर सके, या फिर हम गुड्स को इजीली मूव कर सके, या कोई भी कैपिटल को हम यहां से वहां लेके जा सकें। जैसे हम सबको पता है कि अगर हम इंडिया में किसी भी कॉर्नर में जाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कोई वीजा नहीं चाहिए, हमें गवर्नमेंट की कोई परमिशन नहीं चाहिए। If I want to move from maybe from Jammu and Kashmir to Kanyakumari, I need not to take permission from any of the state authority, any of the government or from any of the officers. मैं freely move कर सकती हूँ। अगर इस टेरिटरी में मैं कोई कैपिटल गुड लेके जाना चाहती हूँ तो मैं वो भी लेके जा सकती हूँ। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस कंट्री की इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी।
लेकिन इसमें और बहुत सारी चीजें आती हैं। सिर्फ ये बोलना कि इंडिया के मैप के अंदर अंदर में ही डोमेस्टिक टेरिटरी है, नहीं। अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज जो हमें पता है, एक तो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री और पॉलिटिकल फॉरेंटियर आता है। जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो हम सबको पता है, जहां हम फ्रीली मूव कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। उसके अलावा वो एरिया जहां हमारे शिप्स और एयरक्राफ्ट फ्रीली मूव कर रहे हैं, जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि इंडिया के अगर हम साउथ साइड में जाएं तो इंडिया तीनों साइड से सी से कवर्ड है। तो उसमें उस सी में कुछ एरिया ऐसा है जहां पर इंडिया के शिपिंग वेसल्स जो हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं, जहां पर हमारे जो मछुआरे हैं, जो फिश पकड़ने के लिए या लोग हैं, इजीली अपनी शिप्स को लेके जा सकते हैं। तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो इसलिए सिर्फ हम फिजिकल बाउंड्री की बात नहीं कर रहे, फिजिकल बाउंड्री के साथ साथ जो सी में या फिर जहां हमारे एयरक्राफ्ट को मूव करने की परमिशन है वो भी क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। उसके अलावा फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिज, जहां तक हमारे फिशिंग वेसल्स हैं, फिशिंग वेसल्स वही जहां तक हम फिशेस को कैच करने के लिए जा सकते हैं, प्लस जहां भी हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिज हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि एक बॉम्बे हाइक करके एक प्लेस है जहां पर हमारा नेचुरल गैस और ऑयल का एक रिज है, जहां से हम नेचुरल गैस और ऑयल निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं और उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो ऑब्वियस है इंडिया के बाउंड्री के बाहर, फिजिकल बाउंड्री के बाहर है, लेकिन एक सी में है, लेकिन दैट प्लेस इज आवर डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एम्बेसीज। एम्बेसीज जो हैं, एक कंट्री की एम्बेसी उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। मैं आपको इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे इंडिया में न्यू दिल्ली में बहुत सारी एम्बेसीज हैं और इवन की वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्री की एम्बेसीज हैं। अब अगर एक इंडियन ये कहता है कि मैं इंडिया मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी है और वो कैनेडियन एम्बेसी में बिना किसी परमिशन के जाना चाहता है तो वो नहीं जा सकता। कनाडा की जो एम्बेसी इंडिया में है वो कनाडा की डोमेस्टिक टेरिटरी है। इंग्लैंड की, यूएसए की, किसी भी और कंट्री की, न्यूजीलैंड की, नीदरलैंड की, किसी भी कंट्री की एम्बेसीज जो इंडिया में है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वो उन कंट्रीज की डोमेस्टिक टेरिटरी है। उन कंट्रीज के लोग जो इंडिया में रह रहे हैं वो वहां फ्रीली मूव कर सकते हैं। वी नीड टू टेक परमिशन। उसका रीजन ये है कि वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ कनाडा एम्बेसी। अगर एक कनाडा एम्बेसी है तो वहां पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एक गार्डनर से लेके, स्वीपर से लेके एम्बेसडर तक, सबकी सैलरी कनाडा गवर्नमेंट पे कर रही है और वहां पर सब कुछ उस गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो वैसे ही अगर कनाडा में इंडिया की कोई एम्बेसी है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। वो फिजिकल बाउंड्री कनाडा की है बट डोमेस्टिक टेरिटरी वो इंडिया की है। स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक टेरिटरी का, और डोमेस्टिक टेरिटरी से ही हमारे पास कंसेप्ट आता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो अभी मैं आपको इसके साथ एक बार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, दैट आल्सो आई विल टीच यू so that there will be no confusion left with you about the concepts between domestic and national income. Next topic is the differentiate between domestic income and the national income. First of all, you all should know when you are solving national income numerical that domestic income is known as NDP at FC. हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अगर, तो उसमें अगर ये बोलते हैं कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम ऑफ अ कंट्री, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला है तो आप कैलकुलेट करोगे एनएनपी एट एफसी, मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इन दोनों में डिफरेंस जो है वो ये है, डोमेस्टिक और नेशनल का, राइट। तो इसका दूसरा नाम, डोमेस्टिक इनकम को हम एनडीपी एट एफसी बोल सकते हैं और नेशनल इनकम को हम एनएनपी एट एफसी बोल सकते हैं। अब पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो, डोमेस्टिक इनकम इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। इट्स वेरी ऑब्वियस, हम फैक्टर इनकम ले रहे हैं, ट्रांसफर इनकम नहीं ले रहे हैं। तो इट इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री।
एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो फैक्टर इनकम जनरेट हुई है उसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक इनकम की तो इट शुड बी अर्न और जनरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अभी मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है, तो जो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन ऑपरेट हुई है उसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट नेशनल इनकम इज अ सम टोटल ऑफ द इनकम एक्वायरिंग टू द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। वो इनकम जो एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न की है। यहां पर हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात नहीं कर रहे। एक नॉर्मल रेजिडेंट चाहे वो कंट्री के अंदर रह रहा है या वो कंट्री के बाहर रह रहा है, उसने जो इनकम अर्न की, इनकम में कंट्रीब्यूशन दिया, वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगा। वी ऑल आर अवेयर डोमेस्टिक इनकम इज अ नैरो कंसेप्ट। ये एक नैरो कंसेप्ट है और national income is a wider concept. This is also one of the difference. Then next can be domestic income no matter who generate this income. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इनकम किसने जनरेट की है। मतलब कि चाहे जो भी हमारी कंट्री में रह रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक नॉट अ कंट्री, the people or the institutions who operates within the domestic territory of a country, either the resident or the non-resident, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। हियर वी आर ओनली टेकिंग केयर ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उन्होंने जो इनकम जनरेट की है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक इनकम। बट इट्स नॉट सेम इन केस ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में नो मैटर वेयर दिस इनकम इज जनरेटेड, मतलब कि इनकम कहाँ जनरेट हो रही है। बहुत सारे इंडियंस जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं लेकिन वहां अर्न करके इंडिया में खर्च कर रहे हैं। हम विल स्टॉप टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग, हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की। जैसे कि हमें पता है रिलायंस, टाटा, ये कुछ एमएनसीज हैं जो सिर्फ इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर भी ऑपरेट करती हैं और अपने सर्विसेज वहां भी देती हैं। तो अगर टाटा या रिलायंस के कुछ प्रोडक्ट इंडिया के बाहर बिक रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, तो उनकी सिर्फ जो इनकम आएगी वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी। और ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया के बाहर हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उनसे जो इनकम आएगी उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे। सो डोमेस्टिक इनकम, इसमें एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड काउंट नहीं होता और नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड काउंट होता है। यू ऑल शुड नो कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है क्या। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का जो सिंपल फॉर्मूला है, इसमें हम करते हैं नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको याद करने का सिंपल फॉर्मूला जो है, हम करते हैं इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो पैसा हमें हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न किया दूसरी कंट्रीज में रिसीव्ड, वो उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमने पे किया अदर पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया। दिस वे वी आर कैलकुलेटिंग एनएफआईए। तो जब मैं अगर मेरे पास एनडीपी एट एफसी है, लेट आई हैव एनडीपी एट एफसी एंड आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एनएनपी, और मुझे इसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए इसमें एनएफआईए ऐड कर दूंगी और ये बन जाएगा एनएनपी एट एफसी, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने आज के वीडियो में किए। अब इसके कुछ और थ्योरी के टॉपिक रह गए जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करके और कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम एक बार न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।